नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपनी जो है आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर 1 जीके प्लस साइकोलॉजी की क्लासेस चल रही थी और अपन ने 56 क्वेश्चन देख लिए जीके के। टॉपिक वाइज है, हर टॉपिक कवर होगा। आप ये मत सोचो यूएनओ नहीं करवाया, वो नहीं करवाया, हर टॉपिक क्लियर होगा। तो आज हम जो है अगले जो क्वेश्चन देखेंगे वो होंगे अपने साइकोलॉजी के, ठीक है। और साइकोलॉजी का पहला क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज है, ये ध्यान रखना, अधिगम से संबंधित है। अधिगम अनुभवों तथा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन है। ये परिभाषा किसने दी? देखो, वैसे परिभाषाओं के क्वेश्चन एक दो आते हैं, लेकिन चांस उन्हीं के ज्यादा बनते हैं जो ज्यादा हाईलाइटेड हो, जैसे रीट सीटेट या फिर जो है सेकंड ग्रेड में पहले आ चुके हो। तो ये जो आपकी परिभाषा ये बार बार आ चुकी है कि अधिगम अनुभव तथा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन है। प्रशिक्षण शब्द जैसे ही आ जाए आपको कर देना है उत्तर गेट्स व अन्य, ठीक है। अधिगम को अनुभव तथा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन, ये परिभाषा आपकी दी गई है गेट्स या अन्य द्वारा, ठीक है, गेट्स व अन्य द्वारा। और ये जो है परिभाषा आपकी बार बार आती भी है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका कि जब किसी कार्य का प्रभाव संतोषजनक होता है तब वह अधिगमकर्ता द्वारा सीख लिया जाता है। अधिगम का यह नियम किसके द्वारा दिया गया? यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा डीप पूछने की कोशिश किया इसने। देखो मैं बता देता हूं आपको थोड़ा सा। थॉर्नडाइक के नियम है, तीन मुख्य नियम है। तीन क्या है? थॉर्नडाइक के मुख्य नियम है, तीन मुख्य नियम, ठीक है। ये तीन मुख्य नियम है, जिसमें से एक पहला नियम है तत्परता का नियम। कौन सा नियम? तत्परता का नियम। यानी कि किसी चीज को सीखने के लिए जो है तत्पर होना आवश्यक है। जैसे किसी बच्चे को जो है आप पढ़ा सकते हो, लेकिन एग्जाम में जो है लिखने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। किसी घोड़े को आप तालाब तक ले जा सकते हो, लेकिन उसको पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि किसी घोड़े को आप तालाब तक ले जा सकते हो, लेकिन उसको पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ये होता है आपका तत्परता का नियम, ठीक है। दूसरा जो इसमें नियम होता है वो होता है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम मतलब प्रभाव का नियम। और प्रभाव के नियम के अंतर्गत ही जो है अधिगमकर्ता जो है सीखता है कि वो क्या है, उसके लिए संतोषजनक है या जो है असंतोषजनक है। इसके दो उपनियम है, संतोषजनक और असंतोषजनक, ठीक है। और फिर तीसरा नियम होता है आपका अभ्यास का नियम। यानी कोई चीज को जो है अभ्यास से ही सीखा जा सकता है, अभ्यास का नियम। तो अब देखो यहां से आपको पता चल गया होगा कि जब किसी कार्य का प्रभाव संतोषजनक होता है तो वह अधिगमकर्ता द्वारा सीख लिया जाता है। तो ये जो तीन मुख्य नियम है थॉर्नडाइक के, जिसमें तत्परता का नियम बता चुका मैं, प्रभाव का नियम यानी कि जिस चीज का प्रभाव संतोषजनक होगा उसको जल्दी सीखेगा, और जिस चीज का प्रभाव असंतोषजनक होगा उसको अधिगमकर्ता धीरे सीखेगा। और अभ्यास के नियम है, अभ्यास है प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के हिसाब से। तो इसमें जो है ध्यान रखो, प्रभाव संतोषजनक होता है तो अधिगमकर्ता द्वारा सीख लिया जाता है। तो ये संतोषजनक, प्रभाव का नियम और प्रभाव का नियम किसने दिया? थॉर्नडाइक ने जो तीन नियम दिए थे, तीन मुख्य नियम दिए थे और तीन गौण नियम भी दिए, सॉरी 5 गौण नियम भी दिए थे। तीन मुख्य नियम है और इसके 5 गौण नियम भी हैं। कितने? 5 गौण नियम, ठीक है। इनको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे 5 गौण नियम को, लेकिन तीन मुख्य नियमों को ध्यान रखना, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन असत्य हैं? असत्य बताना है अपने को। सबसे पहली बात तो अधिगम में अपनी गति होती है, बिल्कुल सही बात है। अधिगम में क्या होती है? अपनी खुद की गति और स्वयं की गति से चलता है, ठीक है। अधिगम को अभिप्रेरणा प्रभावित करती है। अधिगम मतलब सीखना, अभिप्रेरणा मतलब प्रेरित होना, मोटिवेशन या मोटिवेटेड होना। तो अधिगम को अभिप्रेरणा प्रभावित करती है, बिल्कुल करती है। अधिगम होगा, अगर आप कोई मोटिवेटेड होंगे तो ज्यादा जल्दी सीखोगे, तो ये भी सही है। फिर परिपक्वता द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, तो ये गलत है। और अपने को असत्य पूछा था, तो तीसरा जो है आपका असत्य है। अब एक चीज मैं थोड़ी सी क्लियर कर देता हूं आपके कि परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, ये गलत है। लेकिन परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करती है, परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करती है, यह बात सही है। अधिगम को प्रभावित जरूर करती है, प्रभावित करती है। तो आपको ये चीज दोनों को डिफरेंस ध्यान में रखना है कि परिपक्वता द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, गलत बात है। परिपक्वता द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम नहीं है, बिल्कुल जो है सही बात है। अधिगम जो है परिपक्वता द्वारा व्यवहार में परिवर्तन को नहीं करते, ठीक है। लेकिन परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करती है, यह बात सही है। एक बार वापस रिपीट कर देता हूं, परिपक्वता द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, गलत बात है,
ठीक है। परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम नहीं होता है, लेकिन परिपक्वता जो है अधिगम को प्रभावित करती है। दोनों चीजें अलग अलग है, तो ध्यान रखना। तो पहले दो सही है, तीसरी गलत है, और असत्य पूछा था तो केवल 3 जो है असत्य है, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, केवल 3। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा टोलमैन के अधिगम सिद्धांत का अन्य नाम नहीं है। देखो, टोलमैन का अधिगम सिद्धांत का नाम है चिन्ह सिद्धांत। कौन सा? चिन्ह सिद्धांत। तो सबसे पहले चिन्ह अधिगम सिद्धांत, ये उसी का नाम है, बिल्कुल सही बात है। अब दूसरा देखो क्या है, प्रत्याशा सिद्धांत। तो ये भी इनका है, तो कई बार डायरेक्ट आ जाता है अधिगम का प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया, तो अधिगम का प्रत्याशा सिद्धांत टोलमैन ने दिया, क्योंकि जो चिन्ह अधिनियम है, चिन्ह अधिगम सिद्धांत है, उसी को हम प्रत्याशा अधिगम सिद्धांत कहते हैं। फिर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, तो ये जो है अलग है, ये कोहलर द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? कोहलर द्वारा। और ये गेस्टल्टवाद की गेस्टल्टवाद का क्या है? सिद्धांत है, ठीक है। और इसको सिद्धांत को सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूझ का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। और कल एक रीट में जो क्वेश्चन आया था, अभी थोड़े दिन 2-4 दिन पहले जो रीट हुई थी, ये एक आया था यूरेका। क्या आया था? यूरिका का संबंध भी जो है सूझ के सिद्धांत से, ये भी ध्यान रखना, कोहलर से संबंधित है यूरिका या यूरिका, क्योंकि ये भी जो क्वेश्चन है किसी को नया लग सकता है, लेकिन ध्यान रखना यूरिका जो शब्द है वो गेस्टल्टवाद संप्रदाय का है और सूझ के या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत से संबंधित है। तो जो टोलमैन के अधिगम सिद्धांत का अन्य नाम चिन्ह सिद्धांत है, बिल्कुल है। प्रत्याशा सिद्धांत है, ये भी बिल्कुल है, लेकिन अंतर्दृष्टि सिद्धांत नहीं है। ये सूझ के सिद्धांत का अन्य नाम है जो कोहलर द्वारा दिया गया। फिर चिन्ह गेस्टल्ट सिद्धांत, ये बिल्कुल सही है, ये भी गेस्टल्टवाद का सिद्धांत है, ये भी गेस्टल्टवाद का है, लेकिन जो है चिन्ह सिद्धांत तो आपका टोलमैन ने दिया, जबकि अंतर्दृष्टि सिद्धांत कोहलर ने दिया। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन आपका थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, इसको निर्मितवाद से संबंधित है, थोड़ा छोटा करते हैं क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निर्मितवादी अधिगम की दृष्टि से असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन निर्मितवादी अधिगम की दृष्टि से असत्य है? सबसे पहला, निर्मितवादी वातावरण में जब विद्यार्थी सक्रिय रूप से जुड़ा होता है तो वह ज्यादा सीखता है, ज्यादा आनंद लेता है। बिल्कुल सही बात है। फिर है, निर्मितवाद कैसे चिंतन किया जाए और समझा जाए कि सीखने पर ध्यान केंद्रित करता है। बिल्कुल, निर्मितवाद जो होता है वो कैसे चिंतन किया जाए, समझा जाए कि सीखने पर जो है ध्यान केंद्रित करता है। बिल्कुल सही है। निर्मितवाद जो होता है वो कुल मिला के करके सीखने पर आधारित होता है। फिर निर्मितवादी अधिगम स्थानांतरणीय नहीं है, ये गलत हो गया, और अपने को असत्य बताना था तो ये हो गया गलत। निर्मितवादी अधिगम स्थानांतरणीय नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है, निर्मितवादी अधिगम स्थानांतरणीय होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बाकी निर्मितवाद विद्यार्थी ने जो सीखा है उस पर स्वामित्व प्रदान करता है, क्योंकि अधिगम विद्यार्थी के प्रश्नों तथा खोज पर आधारित होता है। नाम से पता चल रहा निर्मितवाद यानी कि खुद करके सीखना, खुद निर्माण करना, तो ये आपका स्थानांतरणीय होता है। तो उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 नहीं होता है, बोला था, लेकिन अपने को असत्य बताना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक सीखने को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? निम्न में से कौन सा कारक सीखने को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, यानी कि नेगेटिव रूप से? ठीक है। सबसे पहला, परिपक्वता की कमी। तो परिपक्वता की कमी सीखने को नकारात्मक रूप से यानी कि पीछे ले जाती है। मैंने ऊपर बताया था ना आपको कि परिपक्वता के कारण जो है व्यवहार में परिवर्तन अधिगम नहीं है, लेकिन परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करती है। परिपक्वता अधिगम को क्या करती है? प्रभावित करती है। तो यहां पर जो सीखना है, सीखना अधिगम को ही कहते हैं। तो परिपक्वता की जो कमी है वो क्या करेगी? नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी, यानी कि कोई परिपक्व नहीं है तो वो कम सीखेगा। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी सूचनात्मक पुनर्बलन तो सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। ठीक है। विषय वस्तु की सार्थकता, अगर विषय वस्तु सार्थक होगी तो वो भी क्या करेगी? सकारात्मक रूप से क्या करेगी? प्रभावित करेगी। फिर शिक्षक की उपयुक्त संप्रेषण योग्यता, अगर शिक्षक को बोलने का तरीका बहुत उपयुक्त है तो वो भी सकारात्मक रूप से क्या करेगा? प्रभावित करेगा। लेकिन परिपक्वता की कमी जो है नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी। ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रचनावादी शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा रचनावादी शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? सबसे पहला, नवीन अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। बिल्कुल, जो रचनावादी और निर्मितवादी एक ही चीज है, ध्यान रखना। निर्मितवादी को ही रचनावादी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो नवीन अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। जो निर्मितवाद या रचनावाद है उसमें जो आप नया कुछ सीखते हो वो पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। बिल्कुल सही बात है।
ठीक है। फिर है सामाजिक अंतःक्रिया की सुविधा, बिल्कुल। निर्मितवाद सामाजिक अंतःक्रिया को महत्वपूर्ण मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। निष्क्रिय शिक्षण को प्रोत्साहन, तो कोई शिक्षण निष्क्रिय होगा तो उसको प्रोत्साहन थोड़ी ना देगा निर्मितवाद, तो ये गलत हो गया, क्योंकि सक्रिय जो शिक्षण है उसको प्रोत्साहन दिया जाता है। फिर है शिक्षार्थी द्वारा सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण व व्याख्या, तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि सक्रिय रूप से, निष्क्रिय रूप से नहीं। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि अपने को सिद्धांत नहीं है वो बताना था। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, और 3rd ग्रेड की क्लास अपना जो मेन चैनल है जिस पर जो 1,16,000 या 17,000 के आसपास सब्सक्राइबर है उस पर चल रही है। और ये क्लासें अपनी जो है अलग से जो ये चैनल बना रखा है मैंने 2nd ग्रेड का, जिस पर आपका सपोर्ट रहा तो जो है सब्सक्राइबर इस पर भी 1 लाख अपन पहुंचा देंगे। सब्सक्राइब करें और जो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें, ठीक है। और एक चीज मैं हर जो है वीडियो में बता रहा हूं, वापस बता दूं कि आपको जो है मैंने संस्कृत डिपार्टमेंट के 70 जो है आपके जो कलाम के टेस्ट सीरीज हुई थी उसकी 70 क्लासेस डाल रखी है, जिसकी अलग से प्ले लिस्ट है। तो प्ले लिस्ट सेक्शन में जाके उसको भी आप जरूर देखें, ये भी देखें। उसके बाद और सीरीज भी स्टार्ट होगी अपनी, उसको भी आपको देखना है। तो मैं गारंटी लेता हूं आपके अच्छे खासे क्वेश्चन आएंगे। जो आपके संस्कृत डिपार्टमेंट है जिसका पेपर हार्ड आया था, फिर भी 33 क्वेश्चन तो डायरेक्ट प्लस जो है 7-8 क्वेश्चन इनडायरेक्टली अपनी क्लासेज में से आए थे। 100 में से लगभग 40 तक का आंकड़ा पहुंच चुका था अपना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रोग्राम्ड जो निर्देशन है उसका आधार क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रोग्राम्ड निर्देशन ये किस जो है एक प्रकार से सिद्धांत से आधारित है, या फिर जो है इसका आधार क्या है वो पूछा है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसका उत्तर हो जाएगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन, जो किसके द्वारा दिया गया, स्किनर के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, स्किनर के द्वारा। प्रोग्राम्ड जो है निर्देशन है उसमें क्या कोई चीज पहले से प्रोग्राम्ड है, ठीक है। प्रोग्राम्ड जो निर्देशन नाम से पता चला कि कोई चीज पहले से ही प्रोग्राम्ड है, यानी कि स्वेच्छा पर है, ठीक है। यहां पर कुल मिला के कि हर चीज क्या स्वेच्छा पर आधारित है, स्वेच्छा पर। प्रोग्राम्ड नाम से पता चला स्वेच्छा पर आधारित है। और एक ध्यान रखना, पुनर्बलन से संबंधित सिद्धांत। तो कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि पुनर्बलन जो है उसको महत्वपूर्ण कौन सा सिद्धांत मानता है, तो क्रिया प्रसूत सिद्धांत। प्रोग्राम्ड निर्देशन किस सिद्धांत से संबंधित है, तो क्रिया प्रसूत सिद्धांत, ठीक है। स्वेच्छा पर आधारित क्रिया किससे संबंधित है, तो क्रिया प्रसूत सिद्धांत। किसने दिया, स्किनर ने दिया। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। पुनर्बलन से संबंधित सिद्धांत भी है, प्रोग्राम्ड निर्देशन भी है, स्वेच्छा पर आधारित भी है, और ये किसके द्वारा दिया गया, स्किनर के द्वारा, ठीक है। संस्कृत डिपार्टमेंट वाली क्लासें जरूर देखें साथ में, क्योंकि दोनों का सेम सिलेबस होता है। फिर ये क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वुडवर्थ के अनुसार सीखना क्या है। सीखना मतलब अधिगम। वुडवर्थ के अनुसार अधिगम क्या है ये बताना है। सबसे पहला व्यवहार में परिमार्जन, ठीक है। नवीन ज्ञान प्राप्त करना, व्यवहार में परिवर्तन, विकास का प्रक्रम। तो देखो पहली बात तो ये चारों की चारों चीजें ही क्या है, सीखना है। चारों की चारों चीजें ही सीखना है। अगर व्यवहार में परिमार्जन हो रहा है तो भी सीख रहे हो, नवीन ज्ञान प्राप्त करे हो तो भी सीख रहे हो, व्यवहार परिवर्तन हो रहा है तो भी सीख रहे हो, और विकास का प्रक्रम है अगर जो है सीखना तो वो भी है। लेकिन जो वुडवर्थ ने माना वो माना ऑप्शन नंबर 4 को, यानी विकास का एक प्रक्रम माना सीखना। मतलब वुडवर्थ का कहना था कि सीखना और कुछ नहीं है, विकास की एक प्रक्रिया है, विकास का एक कर्म है, विकास का एक भाग है, ठीक है। बाकी ये चीजें भी जो है क्या है, जो है अधिगम या सीखने को जो है परिभाषित करती है। लेकिन बात है वुडवर्थ की, तो वुडवर्थ ने जो है विकास का एक प्रक्रम माना सीखना। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से, एक मिनट थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुबंधन की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। अनुबंधन की प्रक्रिया से संबंधित पूछा है। सबसे पहले अनुबंधन का सिद्धांत, जिसको शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। कौन सा, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। और ये एक इजी बता देता हूं मैं, पावलोव ने दिया, आप सबको पता भी होगा, ठीक है। अब बात ये आती है कि इस प्रक्रिया जो अनुबंधन की, उस शास्त्रीय अनुबंधन उससे संबंधित क्या नहीं है। ऑप्शन में से पहला है सहज उद्दीपक। तो उद्दीपक तो उसमें जो है क्या होता है, संबंधित होता है, बिल्कुल। पुनः अनुबंधन यानी कि कोई चीज से वापस अनुबंधित होना, बिल्कुल ये भी शामिल है। विलोपन भी शामिल है। कई बार जो अपन क्या करते हैं, जो आपका अनकंडीशनल जो आपका जो होता है ना, जो आपकी कैसे अनुबंधित जो अनुक्रिया होती है उसको हटा लेते हैं, तो फिर जो है अनुक्रिया जो है विलोपित हो जाती है। तो विलोपन भी उसकी का भाग है। लेकिन संज्ञानात्मक प्रक्रिया जो है वो जो है अनुबंधन का प्रकार नहीं है, ये जीन प्याजे से संबंधित है, ये अलग चीज है। संज्ञानात्मक प्रक्रिया जो है आपकी मस्तिष्क का जो सोच विचार बोलना, ठीक है, ये चीजें होती है। तो ये सारी की सारी संज्ञानात्मक से संबंधित होती है। तो जीन प्याजे से संबंधित है, ये अनुबंधन से जो है ये तीनों चीजें संबंधित है, लेकिन संज्ञानात्मक प्रक्रिया जो है अनुबंधन में भाग नहीं लेती है। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन ये, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया, तो उसका उत्तर हो जाएगा आपका एल्बर्ट बांडुरा ने, ठीक है। अब दूसरी बात है, इस सामाजिक अधिगम सिद्धांत का दूसरा नाम है प्रेक्षण सिद्धांत। कौन सा,
प्रेक्षण सिद्धांत, यानी कि कोई चीज ऑब्जर्वेशन करके हम जो है सीखते हैं। ठीक है, प्रेक्षण सिद्धांत, जिसका दूसरा नाम सामाजिक अधिगम सिद्धांत। और ये जो बांडुरा ने दिया सबसे पहले जो है, ये जो है आपके बॉबी डॉल पर इसने क्या किया, बॉबी डॉल पर इसने प्रयोग किए। एक गुड़िया थी बॉबी डॉल नाम से, उस पर इसने प्रयोग किया। ठीक है, दूसरी बात, ये सिद्धांत जो है मॉडल या प्रतिमान की व्याख्या करता है। बस आपको मैं बोल रहा हूं उतना ही याद रखना है, कैसे करता है क्यों करता है नहीं याद रखना, क्योंकि जो है पेपर के लेवल के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि मॉडल या प्रतिमान की जो है प्रक्रिया पर जो है कौन सा सिद्धांत आधारित है, तो प्रेक्षण सिद्धांत, या जिसका दूसरा नाम है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, जो एल्बर्ट बांडुरा द्वारा दिया गया। मॉडल या प्रतिमान की प्रक्रिया का क्या मतलब है, जैसे अपन किसी को मॉडल मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं, किसी को मॉडल, जिसको हिंदी में प्रतिमान, इंग्लिश में मॉडल कहते हैं। जैसे अपन ने जो है टीवी में एड देखी कि जो है फलाना हीरो जो है इसकी एड कर रहा है, किसी पान मसाला कर रहा है, वो उसने हाथ में कुछ ये पहन रखा है, किसी ने ब्रेसलेट पहन रखा है, और अपन अगले दिन उसी के जैसे ब्रेसलेट पहनने की कोशिश करते हैं। तो एक मॉडल या प्रतिमान मान लेते हैं कि वो तो मेरा रोल मॉडल है, विराट कोहली जो है उसके जैसे आप जो है दाढ़ी रखने लग जाओ, या फिर जो है आप जो है कुछ भी मान के चलो ऐसा जो है, या फिर किसी जो फिल्म एक्टर के जैसे दिखने की कोशिश करो, या उसके जैसे कपड़े पहनने की कोशिश करो। तो आपने क्या किया, उस एक्टर या क्रिकेटर को मॉडल मान लिया, प्रतिमान मान लिया, और अपने जीवन में वही चीजें कर रहे हो। तो इसलिए जो है इसको सिद्धांत को प्रेक्षण सिद्धांत कहते हैं, कि देखकर सीख रहा है। और यह सामाजिक अधिगम सिद्धांत कहते हैं एल्बर्ट बांडुरा का। अगला क्वेश्चन है, और बार बार ये यहां से तो एक क्वेश्चन आता है, ये रॉबर्ट गेने का जो अधिगम का सोपानिकी सिद्धांत या अनुक्रम सिद्धांत भी कहते हैं। रॉबर्ट गेने के अधिगम अनुक्रम सिद्धांत, जिसको सोपानिकी सिद्धांत भी कहते हैं, में अधिगम के कितने प्रकार सम्मिलित हैं। तो देखो, रॉबर्ट गेने का जो अनुक्रम सिद्धांत है या अधिगम सोपानिकी सिद्धांत है, उसमें इस हिसाब से एक आपने देखा होगा, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें आपने सबसे पहला वाला देखा होगा संकेत अधिगम। कौन सा अधिगम, संकेत अधिगम। ठीक है, दूसरा आपने जो देखा होगा वो देखा होगा उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। ठीक है, तीसरा जो आपने देखा होगा सरल श्रृंखला अधिगम, लास्ट में अधिगम नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक है, सिर्फ नाम लिख रहा हूं, सरल श्रृंखला। इसके बाद में आता है शाब्दिक अधिगम, कौन सा, शाब्दिक। उसके बाद में आता है विभेदन अधिगम, कौन सा, विभेदन अधिगम। ठीक है, उसके बाद में आता है संपर्त्य अधिगम, कौन सा, संपर्त्य अधिगम। फिर आता है सिद्धांत अधिगम, कौन सा अधिगम, सिद्धांत। और फिर आता है आपका समस्या समाधान अधिगम, समस्या समाधान अधिगम। ठीक है, ये जो है आप देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उत्तर हो गया 8। अब इसमें एक ध्यान रखना, ये जो होता है ये होता है उच्चतम स्तर, जो है रॉबर्ट गेने का जो अधिगम है, सॉरी उच्चतम उल्टा बता दिया मैंने, ये जो आपका होता है निम्नतम। संकेत अधिगम होता है निम्नतम, यानी सबसे निम्नतम जो अधिगम होता है रॉबर्ट गेने के सिद्धांत में वो संकेत, और सबसे उच्चतम अधिगम होता है, सबसे उच्चतम अधिगम होता है वो होता है आपका समस्या समाधान। यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी चीजें आपको ध्यान रखनी है, उनको लाइन से भी याद रखना है। ठीक है, लाइन से भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान विद्यमान है, विश्वसनीय है तथा इस ज्ञान को प्राप्त करना ही अधिगम है। ज्ञान विद्यमान है, विश्वसनीय है तथा इस ज्ञान को प्राप्त करना ही अधिगम है। कौन सा संप्रदाय इस कथन को स्वीकार नहीं करता। ज्ञान विद्यमान है, विश्वसनीय तथा इस ज्ञान को प्राप्त करना ही अधिगम है। कौन सा संप्रदाय इस कथन को स्वीकार नहीं करता, वो बताना है। इसका उत्तर हो जाएगा संरचनावाद। संरचनावाद किसके द्वारा दिया गया? ये सबसे पहले तो ये चेतना पर विश्वास करता है, ये मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानता है। दूसरी बात जो है इसके जो है विलियम वुंट और उनके शिष्य टिचनर जो है इसके प्रतिपादक है। कौन? टिचनर। और ये मानते हैं कि ज्ञान विद्वान है, विश्वसनीय तथा इस ज्ञान को प्राप्त करना ही अधिगम है। इस कथन को स्वीकार्य नहीं करते। बाकी संज्ञानवाद जीन प्याजे से, व्यवहारवाद वाटसन गेस्टल्टवाद वर्दिमर कॉफका और कॉलर से जुड़ा हुआ है, और ये सारे के सारे इस चीज को स्वीकार करते हैं, लेकिन संरचनावाद नहीं करता है। एक होता है आपका प्रकार्यवाद। कौन सा? प्रकार्यवाद संप्रदाय, और इसके जनक है विलियम जेम्स। कौन? विलियम जेम्स। व्यवहारवाद वाटसन, ठीक है। संज्ञानवाद के जो है आपके प्याजे, कौन है? प्याजे। और गेस्टल्टवाद के आपके कौन है? गेस्टल्टवाद के वर्दिमर हैं, मैक्स वर्दिमर। और एक मिनट से लिख देता हूं, मैक्स वर्दिमर। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, तो उत्तर हो जाएगा आपका संरचनावाद। अगला क्वेश्चन है आपका
निम्न में से कौन सा अधिगम के संबंध में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के संबंध में सही नहीं है? फिर अधिगम कुछ नया करना है, बिल्कुल सही बात है। अधिगम अनुभवों का संगठन है, बिल्कुल सही। अधिगम अनुभवों का क्या है? संगठन। अधिगम बिना किसी उद्देश्य की भी हो सकता है, बिल्कुल। अधिगम जो है बिना किसी सॉरी ये गलत हो गया, अधिगम जो है बिना किसी उद्देश्य के नहीं हो सकता, ध्यान रखना। अधिगम के लिए उद्देश्य होना आवश्यक है, नोट कर लेना इस चीज को कि अधिगम के लिए उद्देश्य होना आवश्यक है। तो अधिगम जो है बिना किसी उद्देश्य के नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अधिगम बिना किसी उद्देश्य के भी हो सकता है, ये बात हो गई गलत, और अपने को गलत ही बताना सही नहीं, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर अधिगम की असफलता का कारण समझने में असफल होना है। अधिगम की असफलता का कारण समझने में असफल होना भी क्या है? अधिगम है। तो ये भी बात है को, ये चौथी लाइन थोड़ी सी अलग टाइप की है, तो ध्यान रखना। जो है अधिगम में असफल होना, अगर आप जो है सीखने में असफल हो जाते हो, अधिगम में असफल होना यानी कि कोई चीज सीखने में असफल हो जाते हो, वो भी क्या है? अधिगम है। ये चीज बोल रही है चौथी लाइन, ठीक है। चौथी लाइन क्या बोल रही है? एक मिनट, अधिगम है। चौथी लाइन बोल रही है कि किसी अगर आप कोई चीज सीखने में असफल हो रहे हो तो वो क्या हो जाएगा? वो भी अधिगम ही होगा। मतलब अधिगम में असफल होना भी अधिगम है, लेकिन अधिगम बिना उद्देश्य के नहीं हो सकता, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से आपका, ये क्वेश्चन आपको मैं वैसे पहले करवा चुका कि निम्न में से कौन सा जो है थांडाई के अनुसार अधिगम का मुख्य नियम है। तो ऊपर अपन बात कर चुके थे कि थांडाई के अनुसार जो है आपका उपयोग, जो आपके 3 नियम मुख्य नियम है, वापस लिखवा देता हूं इसी वीडियो में, वैसे हम चर्चा कर चुके सॉरी, ठीक है। 3 मुख्य नियम कौन कौन से? तत्परता का नियम, ठीक है। दूसरा जो है आपका इसमें है, कौन सा बताया था मैंने? अभ्यास का नियम। एक नियम मैंने आपको बताया था प्रभाव का नियम, ठीक है। तत्परता का नियम वही है, किसी घोड़े को तालाब तक, ये सबसे फेमस है इसलिए लिखवा देता हूं, घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है, जा सकता है, लेकिन पानी नहीं पीने के, सॉरी, जा सकता है लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, ये नियम आपका तत्परता का नियम होता है, बाध्य नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखना, ये 3 तो मुख्य नियम हो गए, फिर 5 गौण नियम भी है इनके। कितने नियम? 5 गौण नियम, ठीक है। इनको भी अलग से ध्यान रखना है। सबसे पहला होता है बहुअनुक्रिया का नियम। कौन सा? बहुअनुक्रिया का नियम, ठीक है। दूसरा जो नियम होता है वो है मनोवर्ती का नियम, एक मिनट सही से लिख देता हूं, बहुअनुक्रिया हो गया, फिर है मनोवर्ती का नियम, ठीक है। तीसरा जो आपका होता है वह आंशिक क्रिया का नियम, यानी चीजों को छोटे छोटे भाग में पढ़ना, आंशिक क्रिया का नियम। चौथा जो होता है आपका वो होता है सादृश्य नियम, सादृश्य परिवर्तन भी कह सकते हैं। और 5वां जो होता है वो साचर्य परिवर्तन का नियम, ये जो है 5 नियम गौण नियम है, ठीक है। 5 के 5 कितने हैं? गौण नियम। और ये 3 जो है आपके मुख्य नियम है, अभ्यास, तत्परता और प्रभाव का। तो इसने बोला मुख्य नियम कौन सा? उपयोग का नियम, तो दिख नहीं रहा आपको कहीं पर। उपयोग का नियम जो होता है आपका अभ्यास के अंतर्गत आता है, अभ्यास के नियम के अंतर्गत आता है, तो ये नहीं मानेंगे। फिर अभ्यास का नियम मुख्य नियम है, बिल्कुल सही है। आत्मीकरण का नियम है ही नहीं। मनोवर्ती का नियम, ये रहा मनोवर्ती का नियम, ठीक है। तो कुल मिला के जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है आपका, निर्मितवाद का वह सिद्धांत जो ये बताता है कि ज्ञान व्यक्तिगत रूप से निर्मित होता है तथा समान रूप से वेद होता है, कौन सा है? अब मैं आपको देखो, सबसे हार्ड अगर कुछ चीज है ना 2nd ग्रेड साइकोलॉजी में, तो वो ये निर्मितवाद वाला टॉपिक है। इसमें मैं आपको एक थोड़ा सा जो है एक प्रकार से जो है एक सारणी वगैरह सी बना रहा हूं, उसको याद रख लेना आप। सबसे पहले हम बात करें निर्मितवाद, कौन सा? निर्मितवाद, जिसको रचनावाद भी कहते हैं, निर्मितवाद, ठीक है। इसके 2 प्रकार होते हैं, निर्मितवाद के 2 प्रकार होते हैं, दोनों लिख देता हूं मैं। सबसे पहला होता है व्यक्तिगत संज्ञानात्मक निर्मितवाद या संरचनावाद। इसके नाम देखो बहुत सारे हैं। निर्मितवाद को संरचनावाद भी कहते हैं, ठीक है, संरचनावाद भी कहते हैं, और इसी को जो है अपन रचनावाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रचनावाद भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, देखो, ठीक है। तो ये हो गया व्यक्तिगत संज्ञानात्मक रचनावाद। और दूसरा होता है
रचनावाद। कौन सा होता है? सामाजिक रचनावाद। सामाजिक रचनावाद मानो या निर्मितवाद मानो, ठीक है। अब जो इसमें एक होता है मौलिक और उग्र, मौलिक इसी को कहते हैं उग्र संरचनावाद। मौलिक या उग्र संरचनावाद, मौलिक या उग्र संरचनावाद, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें क्या कहता है ये? इसमें जो है ये कहता है कि ज्ञान क्या होता है? व्यक्तिगत रूप से निर्मित होता है। व्यक्तिगत रूप से ज्ञान का निर्माण होता है, व्यक्तिगत रूप से ज्ञान निर्माण। और यही बात अपने को पूछी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मौलिक या उग्र संरचनावाद। अब सामाजिक वाले में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें सामाजिक वाला भी दो अलग जाके जो है दो भागों में बनता है। एक सांस्कृतिक रचनावाद, ठीक है, और सांस्कृतिक रचनावाद जो है, एक नाम ध्यान रख लेना, हचिंसन का मत किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन आ जाए कहीं पर, हचिंसन का मत। तो उत्तर आंख बंद करके जो है सांस्कृतिक रचनावाद कर देना। एक दूसरा होता है आलोचनात्मक रचनावाद। क्या होता है? आलोचनात्मक रचनावाद। इतना ही लिख रहा हूं मैं, आलोचना, ठीक है, क्योंकि अपने पास टेबलेट है, लिखने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। और इसमें एक आता है फ्लूरी का नियम, ठीक है, या फ्लूरी का मत, नाम ध्यान रखना, फ्लूरी, फ्लूरी का मत। ये दो क्वेश्चन कभी डीप चली गई ना साइकोलॉजी तो आ सकते हैं कि हचिंसन का मत किससे संबंधित है? तो जो है या तो सामाजिक रचनावाद करोगे या सांस्कृतिक, क्योंकि सामाजिक का ही भाग सांस्कृतिक है। और बात बोले फ्लूरी का मत किससे संबंधित? तो आलोचनात्मक रचनावाद से, ठीक है, निर्मितवाद, रचनावाद या संरचनावाद। तो ये जो आपको ध्यान रखना है। और ज्ञान व्यक्तिगत रूप से निर्मित होता है, ये बात मौलिक या उग्र रचनावाद की। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है पावलोव का क्लासिक अनुबंधन का प्रयोग किस पर किया गया? तो ऐसे क्वेश्चन आने ही बंद हो गए। तो पावलोव का जो शास्त्रीय अनुबंधन या क्लासिक अनुबंधन का सिद्धांत है वो किस पर है? तो आपको पता है थांडाई की बिलीर, पावलोव का कुत्ता फेमस है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये क्वेश्चन अभी जो है इतने नहीं आते हैं, फिर भी आ जाए तो ध्यान आपको रखना है। अब एक नई चीज आपको सीखने को मिलेगी इस क्वेश्चन में। क्या मिलेगी वो हम जो क्वेश्चन पूरा होगा आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले इस तरफ सूची 1 और इस तरफ सूची 2 दी है और सुमेलित करना है। स्किनर का सिद्धांत कौन सा है? तो स्किनर का जो सिद्धांत है उसको आपको हमेशा ध्यान रखना है कि स्किनर का सिद्धांत, और दूसरी बात और मैं बता देता हूं, 1 मिनट, क्या सीखने को। जो स्किनर है उसका क्रिया प्रसूत सिद्धांत है जो सक्रिय अनुबंधन पर आधारित है। सक्रिय अनुबंधन पर आधारित है, प्रोग्राम्ड निर्देशन पर। तो स्किनर का क्या हो गया? सक्रिय अनुबंधन, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन कर्ट लेविन, या जिसको कूट लेविन भी कहते हैं। इनका जो है तलरूप सिद्धांत है जिसको कार्य क्षेत्र सिद्धांत भी कहते हैं। कौन सा? कार्य क्षेत्र सिद्धांत, जिसका दूसरा नाम आता है तल रूप सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? अधिगम का तल रूप सिद्धांत। और जिसका दूसरा नाम और भी है, कौन सा? कार्य क्षेत्र सिद्धांत। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि अधिगम का तल रूप सिद्धांत या कार्य क्षेत्र सिद्धांत किसका? कर्ट लेविन का, ठीक है। फिर आता है बात वाइगोत्स्की की। किसकी आती है? वाइगोत्स्की की। और वाइगोत्स्की का आपको पता ही है सामाजिक निर्मितवाद है। अभी ऊपर जो है बात करके आए अपन सामाजिक निर्मितवाद, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है जो है इसी का है। अब जो सबसे मेन चीज आ रही है, इसलिए मैं आपको जो है उल्टा शुरू किया था इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ यूनिक होने वाला है आपके लिए। वाटसन, अपन क्या करते हैं? शास्त्रीय अनुबंधन को किससे संबंधित करते हैं? पावलोव से। बिल्कुल सही बात है। और उद्दीपक अनुक्रिया अधिनियम होता है थार्नडाइक से संबंधित। किससे? थार्नडाइक से। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, अगर शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दे रखा हो, क्या दे रखा हो? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दे रखा हो और जो है पावलोव नहीं दिया हो, तो भी ये वाटसन से संबंधित है, ठीक है। वाटसन ने जो अपना सीखने का सिद्धांत दिया था ना, जो अपने बच्चे पर इसने प्रयोग किया था, वो भी शास्त्रीय अनुबंधन से ही संबंधित है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट बनता है। मैंने बोला था ना इंपॉर्टेंट बनेगा, कारण कि वाटसन भी शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित है, हालांकि इनका सिद्धांत दूसरा है वो, ठीक है। तो पावलोव ऑप्शन में नहीं दिया हो तो वाटसन भी उत्तर हो सकता है। तो अब जो है जो जिस कलर में उस कलर को पहचान लिए। वाटसन शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, वाइगोत्स्की सामाजिक निर्मितवाद, कर्ट लेविन कार्य क्षेत्र सिद्धांत और स्किनर का आपका सक्रिय अनुबंधन। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, नोट कर लें जो चीज आपको सही लगे। अगला क्वेश्चन, वह कारक जो अधिगम को प्रभावित नहीं करता। वह कारक जो अधिगम को प्रभावित नहीं करता। सबसे पहला प्रेरणा यानी कि जो है मोटिवेशन अधिगम को प्रभावित करता है। बिल्कुल। अधिगम की विधि यानी सीखने की विधि प्रभावित करेगी, सीखने को बिल्कुल करेगी। विषय वस्तु की प्रकृति यानी कि संतोषजनक है या नहीं है, वो चीजें जो है विषय वस्तु किस प्रकार की है वो भी अधिगम को प्रभावित करेगी। बिल्कुल। वर्ष का माह यानी जो है साल के कोई महीना है, जैसे जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, ये कभी अधिगम को प्रभावित नहीं कर सकते। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा कर देते हैं। सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। हल का ये कथन संबंधित है।
देखो इस क्वेश्चन को जो है क्या कर दिया, इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा जो है मार दिया। मारा कैसे इस क्वेश्चन को कि देखो सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है, सॉरी सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है, मतलब सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। ये कथन जो है किससे संबंधित है ऐसा पूछना था, लेकिन यह क्लार्क हल का नाम लेते ही बात होगी परबलन के सिद्धांत की। परबलन से संबंधित दो ही सिद्धांत है, एक तो क्रिया प्रसूति सिद्धांत और एक क्लार्क हल का परबलन का सिद्धांत। तो सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया द्वारा होता है, ये जो है हल ने जो है ये कथन किससे संबंधित कहा, तो परबलन का, क्योंकि क्लार्क हल का सिद्धांत ही परबलन का सिद्धांत है। अगर डायरेक्ट पूछते तब ध्यान रखना आपको कि सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है, ये बात क्लार्क हल ने कही, कौन से सिद्धांत में, परबलन के सिद्धांत में। जो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत थार्नडाइक का है। और एक बार मैं वापस बता दूं आपको, संस्कृत डिपार्टमेंट वाली क्लासें आप देखना स्टार्ट कर दें, प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने अलग से, ठीक है, साइकोलॉजी और जीके दोनों है उसमें। फिर अगला क्वेश्चन, सत्य कथनों की जो है निम्नलिखित में से सत्य कथनों की पहचान करनी है, ठीक है, कर देते हैं। सबसे पहला, अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन वोल्फगैंग कोहलर ने किया था। अंतर्दृष्टि सिद्धांत है उसका प्रतिपादन कोहलर ने किया, ये बात अपन ऊपर देख भी चुके, ठीक है, इसी को सूझ का सिद्धांत कहते हैं। फिर कोहलर के अनुसार सीखना एक यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छा बात बताइए इन्होंने। जो है कोहलर के अनुसार, ये क्वेश्चन कई बार आता है कि कोहलर के अनुसार सीखना यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, बिल्कुल सही है। तो क्या है, ये अयांत्रिक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, अयांत्रिक संज्ञानात्मक प्रक्रिया, अयांत्रिक संज्ञानात्मक प्रक्रिया, ठीक है। कोहलर क्या कहता है, सीखना जो है अयांत्रिक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, ठीक है। तो ये यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, बिल्कुल सही बात है। कोहलर के अनुसार साधन एवं साध्य के बीच व्यवहारात्मक संबंध होना चाहिए, तो कोहलर जो है संबंध की व्याख्या तो करता ही नहीं है, ठीक है। कोहलर कहता है कि किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं होना चाहिए, जो बालक होता है वो प्रत्यक्षीकरण द्वारा सीखता है। किसके द्वारा, प्रत्यक्षीकरण द्वारा सीखता है, ठीक है, प्रत्यक्षीकरण द्वारा सीखता है। संबंध का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं किया गया, तो ये गलत है आपका, पहला और दूसरा सही है। तो अपने को सत्य कथन बताने थे, तो पहला और दूसरा सत्य है, बाकी गलत है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, और मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपको जो है पहले ही मैं क्लियर कर चुका इसी वीडियो में, पता चल जाएगा। देखो अभी आपको, एक पिता अपनी बेटी का एक शिक्षण संस्थान में दाखिला तो करवा सकता है, लेकिन उसे पढ़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। उक्त कथन थार्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के किस नियम से संदर्भित है? याद आया आपको कुछ? मैंने अभी एक नियम बताया था, तत्परता का नियम, जिसमें मैंने क्या बोला था कि एक जो है घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है, लेकिन उसको पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। वही चीज यहाँ पर बोली है कि एक पिता अपनी बेटी का एक शिक्षण संस्थान में दाखिला तो करवा सकता है, लेकिन उसको पढ़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। तो नियम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, तत्परता का नियम। ये ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो है आपके जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपके साइकोलॉजी के क्वेश्चन थे, और साइकोलॉजी की मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, ठीक है। और प्लस में जो है आपको ध्यान रखना है कि जो है संस्कृत डिपार्टमेंट वाली क्लासेस भी रेगुलर देखनी है, क्लासेस चल रही है। मेन जो चैनल है अपना उस पर 3rd ग्रेड की क्लासेस चल रही है, तो आप जो जरूर देखें। धन्यवाद, बंदे रहें जीवा स्टडी के साथ।